हेलो दोस्तों। मैनेजमेंट का लेक्चर 11 और उसका पार्ट 3 आज हम डिस्कस करेंगे। दो पार्ट्स मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं और ये लास्ट पार्ट होगा स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्ट्रेटजिक एनालिसिस। ठीक है, स्ट्रेटजिस मैंने आपको बताई थी, जो भी तरीके आप यूज़ करते हो अपनी कंपनी में, ठीक है, ताकि आपकी कंपनी प्रॉफिट की ओर जाए, आपकी कंपनी सबसे अच्छी कंपनी बने। ठीक है, तो वो स्ट्रेटजीज होगी। अब आज उनका हम करेंगे एनालिसिस। ठीक है, करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी आपकी कंपनी को आगे बढ़ने के लिए मतलब जो भी फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, पहले तो आप वहां से डाटा इकट्ठा करोगे। ठीक है, अभी कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीजें आपकी कंपनी को इम्पेक्ट कर रही हैं। सबसे पहले तो अंदर की चीजें ही इम्पेक्ट करेंगी, वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं, मशीन्स काम कर रही हैं, वहां पे प्रोसेसेस हो रहे हैं, रॉ मटेरियल यूज हो रहा है। ठीक है, वहां का डाटा आप इकट्ठा करोगे। ठीक है, बाहर का फैक्टर्स को आप मतलब उनके रिलेटेड जो डाटा है उसको आप स्टडी करोगे। जैसे मान लो कि एक एयरटेल कंपनी है, उसका कंपटीटर जियो है। ठीक है, अब देखो यार, जियो कितनी अच्छी कंपनी है। अगर एयरटेल को अपनी कंपनी को प्रॉफिट की ओर लेके जाना है तो उसको एक स्ट्रेटजी के साथ काम करना पड़ेगा कि जियो कंपनी कैसे पॉलिसीज लेके आ रही है, उसके मुताबिक उसको अपनी पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेंगी। वहां पे देखो एक्सटर्नल फैक्टर में और क्या क्या चीजें आ सकती हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, टेक्नोलॉजी क्या यूज हो रही है टोटल ओवरऑल। ठीक है, और वहां पे मतलब टैक्सेस सिस्टम क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या है। ठीक है, लीगल सिस्टम वहां पे क्या है, सोशल लोग कैसे हैं वहां पे। ठीक है, तो ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो गए। ठीक है, तो वहां से भी आप डाटा इकट्ठा करोगे। ठीक है, आपके पास एक बार डाटा आ गया, उसके मुताबिक आपने स्ट्रेटजी बना ली। ठीक है, अपनी अब स्ट्रेटजी बनाई जो है उसको आपने चेक करना है। ठीक है, तो चेक करने के लिए आप क्या करते हो, ये मॉडल्स जो हैं एनालिटिकल मॉडल्स हैं, ये पोर्टर्स फाइव फोर्सेस एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम आज लेटर ऑन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्वोट एनालिसिस में पहले यूज कर चुका हूँ, वैल्यू चेन एनालिसिस हम यूज करेंगे। मींस आपने डाटा इकट्ठा करना है, डाटा इकट्ठा करना है। एक तो इंटरनली भी आप डाटा इकट्ठा कर सकते हो, एक्सटर्नल फैक्टर से भी आप डाटा इकट्ठा कर सकते हो। जो भी डाटा वहां से आपने इकट्ठा किया उसके रिलेटेड आपने एक स्ट्रेटजी बनाया, स्ट्रेटजी को चेक करना है। जो आप चेक करोगे वो पोर्टर्स फाइव फोर्सेस एनालिसिस कर सकते हो, स्वोट एनालिसिस कर सकते हो, वैल्यू चेन एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के ऊपर आज हमारा वीडियो रहेगा। ठीक है, उसको उस पे जाने से पहले एक आपको छोटी सी टर्म है स्ट्रेटजिक प्लान हिरारकी, वो मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है। ठीक है, देखो, जैसे एक आप कंपनी का हिरारकी देखते हो तो उसमें टॉप मैनेजमेंट होता है, मिडल मैनेजमेंट होता है, लोअर मैनेजमेंट होता है। ऐसी स्ट्रेटजिक प्लान का भी एक हिरारकी है। सबसे पहले क्या है कि मिशन है। ठीक है, मिशन विजन दोनों में अंतर क्या है। विजन जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। जैसे कि मारुति सुजुकी का मैं आपको एग्जांपल दूं, मारुति सुजुकी का मिशन क्या है कि वह ऑटोमोबाइल सेक्टर की नंबर वन कंपनी बने। अब नंबर वन कंपनी, ये तो उसका विजन हो गया। अब नंबर वन बनने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसका मिशन क्या है। मिशन है कि यार उसने एक अच्छा प्रोडक्ट बना के, एक अच्छी कार बना के लो प्राइस पे, या फिर जितने भी मतलब उसका इकोनॉमिकल प्राइस में, ऑप्टिमल प्राइस पे कस्टमर को प्रोवाइड करे। मतलब कस्टमर का सेटिस्फेक्शन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नंबर वन बनने के लिए उसकी स्ट्रेटजी क्या है कि वो अपना एक मतलब कस्टमर्स फ्रेंडली व्हीकल बना के दे, ये उसका मिशन हो गया। ठीक है, उसके बाद वैल्यूज। अब वैल्यूज क्या होगी कि मतलब जो भी वो कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा है उसमें कुछ वैल्यू होनी चाहिए। कुछ वैल्यू मतलब जी जो कस्टमर को चाहिए। वैल्यूज क्या होती हैं कि जो कस्टमर को चाहिए यार, मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन के अगर ऊपर काम करेगा तभी वो जाके अपने विजन जो नंबर वन बनना है उसको वहां तक पहुंच सकता है। अब उसके बाद है स्ट्रेटेजिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब ये दोनों में देखो क्या अंतर है। जो गोल्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, मतलब उनका कोई टाइम फ्रेम फिक्स नहीं होता। जैसे इस कंपनी का विजन क्या है कि वो नंबर वन कंपनी बने। अब गोल क्या है, गोल है कि वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेड मतलब कंपनी बन जाए। ठीक है, अब उसने ये बोल दिया बट टाइम फ्रेम फिक्स नहीं किया। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स में हम क्या करते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए सबसे अमीर कंपनी, रिच कंपनी बनने के लिए उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि सबसे पहले वो एक साल में 10% की रफ्तार से बढ़े, फिर दूसरे साल 15% की रफ्तार से बढ़े, तीसरे साल 30% की रफ्तार से बढ़े। ठीक है, तो ये मतलब उसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो टाइम फ्रेम फिक्स होते हैं। जैसे कि इसके टाइम फ्रेम फिक्स है कि हमने सबसे अमीर कंपनी बनने के लिए, जो उसका स्ट्रेटेजिक गोल है कि सबसे अमीर कंपनी बनने के लिए उसने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं। ठीक है, कि फर्स्ट साल में यहाँ तक पहुंचूंगा, सेकंड साल यहाँ तक पहुंचूंगा, थर्ड साल यहाँ तक पहुंचूंगा, फिर ऐसे करते करते मैं एक नंबर वन और
एक प्रॉफिट ओरिएंटेड, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी बन जाऊंगा। ठीक है, उसके लिए वो अपने एक एक्शन प्लान्स बनाता है। ठीक है, एक्शन प्लान बनाने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करता है और फिर उसको मेजर करता है टाइम टू टाइम, ताकि वो अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करता रहे, ताकि उसको जो डायनेमिक सिचुएशन है, जो मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, उसके साथ वो डील कर सके और आगे बढ़ता रहे। ठीक है, तो ये होगा स्ट्रेटजिक प्लान हिरार्की। अब इसके बाद है आपका मतलब जो हमारा टॉपिक है आज का, स्ट्रेटजिक एनालिसिस। देखो एक्सटर्नल एनालिसिस। ठीक है, एक्सटर्नल एनालिसिस में देखो ये आपकी कंपनी है। ठीक है, और कंपनी को जो बाहर के फैक्टर्स इंपैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, या तो वो मतलब गवर्नमेंट के पॉलिसीज हो सकती हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, बाहर की कोई कंपनीज हो सकती हैं जो आपकी कंपनी को इम्पेक्ट कर रही हैं। ठीक है, वो जो भी हो सकता है उसके रिलेटेड आज आपने मतलब स्ट्रेटजिक एनालिसिस में एक्सटर्नल एनालिसिस करना है। ठीक है, उसके ऊपर आपने सबसे पहले तो डाटा इकट्ठा करना है। ठीक है, डाटा इकट्ठा करने के बाद आपने एक स्ट्रेटजी बनानी है। ठीक है, अब इस स्ट्रेटजी को आपने इस मॉडल्स में डाल के देखना है कि आपकी जो स्ट्रेटजी बनी है वो इसके मुताबिक है या नहीं है। अगर तो है तो अच्छी है, अगर नहीं है तो आपको आपकी स्ट्रेटजीज में चेंजेस करने की जरूरत है। ठीक है, सबसे पहले पेस्ट एनालिसिस है। पेस्ट एनालिसिस हम देख लेते हैं क्या होता है। पेस्ट एनालिसिस क्या है। सबसे पहले देखो आपने एक स्ट्रेटजी बना दिया, आपने डाटा इकट्ठा कर लिया। डाटा इकट्ठा करने के बाद आपने एक स्ट्रेटजी बनाई। ठीक है, अब आप स्ट्रेटजी को चेक कर रहे हो। मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे देखो कितनी सारी सब्सिडीज दे रही है। तो आपकी स्ट्रेटजी जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रिलेटेड आपने बनाई है। ठीक है, तो आप अब इंडिया में उसको चेक करना चाहते हो। तो इंडिया में आपने अगर चेक करना है तो सबसे पहले आप उसके पॉलिटिकल सिचुएशन देखोगे कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है क्या वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने पे कुछ बेनिफिट दे रही है, तो आप कंपनी लगाओगे। तो सबसे पहले तो वहाँ की इंडिया मतलब बहुत सारी सब्सिडी दे रही है अगर इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च होती हैं, वहाँ पे टैक्स एग्जम्पशन दे रही है। ठीक है, तो मतलब ये एक फेवरेबल सिचुएशन होगी। तो मतलब आप अच्छी डायरेक्शन की ओर जा रहे हो। दूसरा इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल क्या फैक्टर्स हैं कि मतलब जहाँ पे आप गाड़ी बना रहे हो वहाँ पे लोगों के पास क्या पैसा है, क्या वहाँ की इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ पे मतलब लोग उसको मतलब खरीदें आपकी गाड़ी को। ठीक है, तो इन्फ्लेशन रेट अभी तो लो है लेकिन लाइकली है कि वो थोड़ी देर में बढ़ेगी। ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटीज कम है बैटरीज पे। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तो बैटरीज यूज होंगी, अगर बैटरीज कम दाम पे खरीदोगे तो आपका व्हीकल कम दाम में बन जाएगा और आपका प्रॉफिट इंक्रीज कर सकता है। तो ये भी आपकी एक फेवरेबल सिचुएशन हो गई। ठीक है, वहां पे बिजली के रेट बहुत कम है। ठीक है, आपकी बिजली के रेट कम होंगे तो गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल तो बिजली से ही चलेंगी, तो वो भी एक फेवरेबल सिचुएशन होगी। अब लोग वहां के क्या है यार, इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदना चाहते हैं क्योंकि यार न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है। तो हर बंदा चाहता है कि मेरे पास ये न्यू टेक्नोलॉजी हो, और वहाँ के लोग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली लोग हैं। तो मतलब ये भी एक फेवरेबल सिचुएशन होगी अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना चाहते हो। लेकिन अब टेक्नोलॉजी देखो कि वहां पे अब इंडिया में क्या है कि चार्जिंग स्टेशन इतने ज्यादा नहीं है। ठीक है, चार्जिंग स्टेशन ज्यादा नहीं है तो उससे क्या होगा कि मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल को तो बार बार चार्ज करना पड़ेगा, और जो चार्जिंग है वो भी स्लो है। तो ये अनफेवरेबल सिचुएशन हो गई। ठीक है, तो आपने जो भी आपकी स्ट्रेटजी है वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती रहनी चाहिए, मतलब इनके मुताबिक होनी चाहिए। ये पेस्ट एनालिसिस मतलब बताता है आपको। ठीक है, ये हो गया पेस्ट एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस है ये। अब है न्यू है जो है वो पोर्टर्स का मतलब 5 फोर्सेस दैट गवर्न कंपटीशन। तो पोर्टर एक बंदा था। ठीक है, उसने एक्सटर्नल एनालिसिस के ऊपर ये मॉडल सजेस्ट किया था। ठीक है, तो ये मॉडल क्या बोलता है, देखो पोर्टर्स अप्रोच टू इंडस्ट्री। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि ये 5 फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये 5 फैक्टर्स ही के ऊपर अगर आपका मतलब एक्सटर्नल जो एनालिसिस आपने डाटा इकट्ठा किया, डाटा इकट्ठा करने के बाद आपने स्ट्रेटजी बनाई। ठीक है, स्ट्रेटजी बनाने के बाद अब आपने उसको इस मॉडल में डाल के देखा कि हाँ यार मतलब क्या वो स्ट्रेटजी ये चीज़ों के ऊपर इन चीज़ों का ध्यान दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है आपका बार्गेनिंग पावर सप्लायर्स। देखो सप्लायर्स है, कस्टमर्स हैं, इधर सप्लायर है इधर कस्टमर है। मान लो आपकी एक कंपनी है। ठीक है, तो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स कितनी है। मान लो कि आपके पास आपकी जो कंपनी है वो मान लो कि आप टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बनाते हो, या फिर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर की ही एग्जांपल लो चलो। ठीक है, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हो मान लो। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए आपके सप्लायर ही 2-4 हैं, मतलब बहुत ही कम सप्लायर्स हैं। तो जो सप्लायर बोलेंगे जो वो रेट लगाएंगे वो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली है यार भी वो सप्लायर आपसे ज्यादा रेट मांगेगा।
ठीक है। तो ज़्यादा रेट मांगेगा अगर तो आपका मतलब प्रॉफिट उतना ज़्यादा कम होता जाएगा, ठीक है। एक तो ये फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर क्या है, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स। अब कस्टमर्स जो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले हैं वो भी कम है, ठीक है। अगर बंदे कम है खरीदने वाले तो वो आपको हमेशा बोलेंगे कि यार आप अपना प्राइस कम करो, नहीं तो हम नहीं खरीदेंगे। तो आपके ऊपर भी बाउंडेशंस हो गई, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस ही नहीं है, आपका कस्टमर बेस सेट है कि यार इतने ही कस्टमर्स मेरे पास हैं। तो आप क्या करोगे, आपको भी अपना प्राइस थोड़ा कम करना पड़ेगा, या फिर आपको ज़्यादा क्वालिटी बना के देनी पड़ेगी, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी देनी पड़ेगी उनको। ज़्यादा अच्छी क्वालिटी बनाओगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो फिर से आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर्स हो गया जो आपके प्रॉफिट को मतलब इम्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब नई न्यू अब है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। अब मान लो कि आपने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना शुरू किया, ठीक है। आपकी कंपनी है, मान लो कि आपकी कंपनी एक्स कंपनी है, ठीक है। अब क्या होता है कि एक नया मारुति लेके आती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। मारुति कितना अच्छा ब्रांड है यार, ठीक है। इतना अच्छा ब्रांड इस मार्केट में आ गया तो आपकी कंपनी के लिए तो ये खतरनाक ही है, ठीक है। तो हमेशा रहेगा एक न्यू एंट्रेंट, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट आ जाए तो वो भी आपकी कंपनी को इम्पेक्ट करेगा। अब क्या है, अब न्यू है थ्रेट सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट। सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट क्या होता है कि जैसे मान लो कि आप एक व्हीकल बना रहे हो, ठीक है। मान लो कि आपके पास अभी आप चलो डीजल व्हीकल ही बना रहे हो, लेकिन अब एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड एकदम से बढ़ गई और गवर्नमेंट की भी बाउंडेशन है कि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल ही खरीदने हैं, ठीक है। तो आपका जो अर्लियर प्रोडक्ट है डीजल व्हीकल, आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की ऑप्शन नहीं है मान लो, ठीक है। बट इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की दूसरी कंपनीज की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गई, और आपकी तो नेचुरली है कि आपकी डिमांड फिर कम होगी आपके व्हीकल्स की, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट सब्सटीट्यूट कर रहे हैं विद द सिमिलर प्रोडक्ट, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट के साथ आपके प्रोडक्ट की मतलब डिमांड कम हो रही है, तो वो भी एक फैक्टर है, ठीक है। उसको भी आपने स्टडी करना है। और सबसे लास्ट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपिटिटिव राइवलरी। मतलब आपके जो कंपिटिटिव्स हैं, मतलब जो आपका कंपटीशन है आपकी इंडस्ट्री के रिलेटेड, आपकी इंडस्ट्री में आपकी कंपनी के रिलेटेड। मान लो कि आपकी कंपनी एयरटेल है, ठीक है। अब एयरटेल में देखो जियो अच्छी कंपनी है, अब आइडिया और वोडाफोन का मर्जर हो गया, ठीक है। तो वो भी एक अच्छी कंपनी बन गई, तो आपके जो कंपटीटर्स हैं वो बहुत अच्छे कंपटीटर्स हैं, तो वो भी आपकी स्ट्रेटजी को इम्पेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपने हमेशा चेक करना है ये 5 फोर्सेस जो पोर्टर्स ने बताई थी, कि अगर आपकी कंपनी इन सभी चीज़ों के मुताबिक इन चीज़ों को कंसिडरेट करके ही आपकी स्ट्रेटजी बन रही है तो एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी। अदरवाइज आपको फ्यूचर में मतलब इन चीज़ों के साथ आपको इम्पेक्ट कर सकती हैं ये चीज़ें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन सीधा सीधा बन सकता है। देखो यार भी इसमें से कौन सा जो फैक्टर है, वो 5 फैक्टर्स जो 5 फोर्सेस पोर्टर्स ने सजेस्ट की थी वो नहीं है। तो उसमें देखा दिया होगा आपको थ्रेट न्यू एंट्रेंट्स, बार्गेनिंग पावर कस्टमर्स, थ्रेट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। तो ये आपने याद रखनी है, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद है स्ट्रेटजिक एनालिसिस। अभी तक हमने एक्सटर्नल एनालिसिस किया है, जो बाहर की चीजें इंपेक्ट कर रही हैं। अब अंदर की चीजें, जो कंपनी के अंदर की चीजें जितनी इंपेक्ट कर रही हैं, वहां पे आपने डाटा इकट्ठा किया, स्ट्रेटजी बनाई। अब इन मॉडल्स में आपने डाल के देखना है कि आपकी स्ट्रेटजी वर्क करेगी या नहीं करेगी। तो सबसे पहले रिसोर्स बेस्ड अप्रोच। देखो रिसोर्स बेस्ड अप्रोच में क्या होता है, सबसे पहले तो रिसोर्सेज क्या होते हैं जो कंपनी के अंदर आप यूज करते हो, ठीक है। रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मैन हो गया, मशीन हो गया, मेथड जो आप यूज कर रहे हो, मटेरियल यूज कर रहे हो, मनी यूज कर रहे हो, तो ये सारे रिसोर्सेज हो गए, ठीक है। अब रिसोर्सेज दो तरह के हो सकते हैं। एक तो टेंजिबल हो सकता है जिसको आप छू सकते हो, जैसे मैन हो गया, मशीन हो गया, ठीक है। मेथड तो इंटेंजिबल हो गया, मटेरियल हो गया, ठीक है। और इंटेंजिबल्स में आ गया आपकी ब्रांड वैल्यू, कॉपीराइट्स, ठीक है। तो ये सारे इंटेंजिबल हो गए, ठीक है। अब आपके रिसोर्सेज दो तरह के हैं, उसको आपने अलग अलग कैटेगराइज कर दिया, टेंजिबल इंटेंजिबल में। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने ये चेक करना है जो आपके रिसोर्सेज हैं वो हिट्रोजीनियस होने चाहिए। हिट्रोजीनियस का मतलब ये बोलना चाहता है कि जो आपके पास रिसोर्सेज है वो आपके कहीं पे भी मतलब दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है। अगर यार आपके रिसोर्सेज कहीं और नहीं मिल रहे हैं तभी आपकी कंपनी एक अच्छी कंपनी होगी, तभी उसका मतलब कुछ वो गिना जाएगा कि हाँ यार इसके पास तो ये रिसोर्सेज है जो किसी के पास नहीं है, ठीक है। तभी आपकी ब्रांड वैल्यू और इंक्रीज करेगी, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। एक तो आपके रिसोर्सेज हिट्रोजोनियस होने चाहिए, मतलब वो किसी के पास नहीं होने चाहिए। दूसरा इमोबिल होना चाहिए। इमोबिल का मतलब है कि कोई उसको एक्वायर नहीं कर लेना चाहिए, मतलब वो जल्दी जल्दी मतलब
ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लो कि आपकी कंपनी के पास रिसोर्स है एक, ठीक है, और कोई दूसरी कंपनी आती है, ठीक है, दूसरी कंपनी आके इस रिसोर्सेज को एक्वायर कर ले, मतलब वो इमोबिल होने चाहिए, ज्यादा मूवेबल नहीं होने चाहिए कि वो आसानी से कोई भी इसको ले सके, ठीक है। अब जब आपके पास ये दो चीजें हो गई, तो उसके बाद आपने एक विरियो एनालिसिस करना है, ठीक है। विरियो एनालिसिस क्या होता है, देखो यार, विरियो एनालिसिस में आपको देखो सबसे पहले क्या करना है आपने, देखो अब आप विरियो रिसोर्सेस एनालिसिस को कैसे यूज करोगे। आपने हेटेरोजीनियस और इमोबिल तो चेक कर लिया कि आपके रिसोर्सेज हेटेरोजीनियस हैं, किसी के पास नहीं है, इमोबिल है, कोई उसको एक्वायर नहीं कर सकता, आपके पास रिसोर्सेज हैं वो यूनिक है। उसके बाद आपने विरियो रिसोर्सेज एनालिसिस करना है। विरियो का सबसे पहले फुल फॉर्म बता देता हूं आपको, वैल्यूएबल, रेयर, इन इमिटेबल और ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझो, सबसे पहले जो आपके रिसोर्सेज हैं वो बहुत वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे रिसोर्सेज हैं, उसमें वैल्यू है बहुत सारी जो कि कस्टमर को चाहिए। उसके बाद रेयर है, मतलब बहुत ही कम है वो अवेलेबल मार्केट में, आपके पास हैं लेकिन औरों के पास नहीं है वो। इन इमिटेबल का मतलब क्या है कि उसको कॉपी नहीं किया जा सकता, मतलब उसके जैसे और रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, वही एक रिसोर्स है, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड क्या है कि मतलब आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो ये वाले रिसोर्सेज हैं, ठीक है, इसको फुली यूटिलाइज कर सकती है, मतलब उसके पास मतलब ऐसी कैपेबिलिटीज टेक्नोलॉजीज हैं कि वो इन रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर सकती है, ठीक है। अब आप सोचो यार कि आपके पास एक ऐसा रिसोर्स है, ठीक है, जो जिसकी वैल्यू बहुत अच्छी है, जो बहुत ही कम अवेलेबल है मार्केट में, जिसके सब्सटीट्यूट भी नहीं है, ठीक है, और आपकी कंपनी उसको यूज कर सकती है अच्छे से, तो यार ये तो बहुत ही कंपिटिटिव एडवांटेज होगी ना आपकी कंपनी के लिए। तो ऐसा एक रिसोर्स जो मतलब आपके लिए, मतलब आपकी कंपनी के लिए, मतलब कितना ज्यादा एडवांटेज है अगर आपके पास कोई ऐसा रिसोर्स है, ठीक है, वो हम चेक करते हैं बाय यूजिंग द रिसोर्स बेस्ड अप्रोच, ठीक है। तो ये तो रिसोर्स बेस्ड अप्रोच हो गई, ठीक है। इसमें आपने क्या किया था, सबसे पहले डाटा इकट्ठा किया, स्ट्रेटजी बनाई, ठीक है। स्ट्रेटजी बनाने के बाद जो इंटरनल डाटा था, ठीक है, उसको आपने चेक किया कि हमारे पास एक ऐसा रिसोर्स है जो किसी के पास नहीं है, ठीक है, जिसकी डिमांड भी है, वैल्यू भी है, जिसको कस्टमर को चाहिए भी और आप उसको यूज भी कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब सोने पे सुहागे वाली बात हो गई कि आपके पास मतलब बहुत एक सोने की चिड़ी है, ठीक है, जिसको आप यूज कर सकते हो कभी भी, ठीक है। चलो ये तो हो गया रिसोर्स बेस्ड अप्रोच। अब नेक्स्ट है वैल्यू चेन एनालिसिस। देखो वैल्यू चेन एनालिसिस आप कैसे यूज करोगे, ठीक है। वैल्यू चेन एनालिसिस में आप सबसे पहले दो तरह की, मतलब वैल्यू का मतलब क्या है और चेन का मतलब क्या है। वैल्यू क्या है, जो मतलब कस्टमर को चाहिए, जो मतलब आप वैल्यू दे सकते हो कस्टमर को, ठीक है। चेन का मतलब क्या है कि मतलब जो एक्टिविटीज हैं, जहां जहां वैल्यू एसोसिएट करती है, जहां से वैल्यू इंक्रीज कर सकते हो आप, ठीक है। या तो आप प्राइमरी एक्टिविटीज, मतलब जो कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट करते हो आप, मान लो कि एक कंपनी में इनपुट हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, आउटपुट हो रहा है, तो यही चीजों से ही मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज होगी ना, अगर ये लोग अच्छे से काम करेंगे तभी प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो मतलब आउटसाइड फैक्टर्स हैं, जो उसके सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं, जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं इनपुट प्रोसेस आउटपुट को, जैसे कि मान लो कि एचआरएम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, आप लोगों को अच्छा कर रहे हो तो लोग अच्छे होंगे तो काम अच्छा करेंगे, इनपुट प्रोसेस आउटपुट अच्छा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट क्या होता है कि जैसे आपने मतलब रॉ मटेरियल खरीदा है, उसको प्रोक्योर करके रख रहे हो, ठीक है, अगर आप वो अच्छे से कर पा रहे हो तो आपका इनपुट रॉ मटेरियल अच्छा हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्ट अच्छा हो जाएगा। आप टेक्नोलॉजी अच्छी यूज कर रहे हो तो आपका प्रोडक्ट अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो आपका प्रोडक्ट अच्छा हो जाएगा। तो मतलब एक तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट हो गई, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज, और जो मतलब इसको सपोर्ट करती हैं उसको बोलते हैं हम सपोर्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब ये सारी एक्टिविटीज क्या है, आप एक चेन के रूप में इसको लगा सकते हो। तो वैल्यू क्या हो गई, वैल्यू जो कस्टमर को चाहिए, ठीक है, और चेन क्या हो गया, इन एक्टिविटीज का एक चेन, ठीक है, उसका आपने एनालिसिस करना है, ठीक है। तो वैल्यू चेन एनालिसिस क्या वो होता है कि जहां जहां आपकी वैल्यू इंप्रूव हो सकती है, वहां वहां आपने सभी एक्टिविटीज को स्टडी करना है, वहां पे आपने वैल्यू एनालिसिस करना है सभी एक्टिविटीज का, कि कहाँ कहाँ इसका स्कोप है वैल्यू को बढ़ाने का। अगर आप वैल्यू बढ़ा दोगे तो ऑटोमेटिकली कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड रहेगा, उसको अच्छी वैल्यू मिलेगी, अच्छी क्वालिटी मिलेगी, तो वो यार आपसे खुश रहेगा। तो इसमें आपने क्या किया, डाटा लिया, इंटरनल डाटा लिया, ठीक है। इंटरनल डाटा आपने कहाँ से उठाया, इंटरनल डाटा आपने कंपनी के अंदर से उठाया, ठीक है। स्ट्रेटजी बनाई, स्ट्रेटजी बनाने के बाद आपने चेक किया कि क्या वो कंपनी जो आपने मतलब स्ट्रेटजी बनाई है, क्या वो मतलब इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती, ठीक है। तो ये हो गया वैल्यू चेन एनालिसिस। अब इसके बाद कुछ एमसीक्यूज हैं, ठीक है, वो ट्राई कर लेते हैं।
एक्रोनिम SWOT स्टैंड्स फॉर, देखो मैंने आपको बताया था SWOT एनालिसिस का फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। तो डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर एलिमेंट ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। सबसे पहले आप क्या करते थे, आप सबसे पहले देखो फॉर्मुलेट करते थे, ठीक है, उसके बाद इम्प्लीमेंट करते थे, इम्प्लीमेंट के बाद एवेल्युएट करते थे। तो डी इज नॉट द, मतलब इज नॉट द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। सो डी इज द राइट आंसर, ये डी होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस व्हाट बिजनेसेस और बिजनेस द फर्म इज इन और शुड बी इन। ठीक है, तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी जो हेडक्वार्टर लेवल के लोग होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सा बिजनेस करना है और कौन सा बिजनेस नहीं करना, क्योंकि यहीं पे यार टॉप मैनेजमेंट बैठती है, तो टॉप मैनेजमेंट का काम है ये। थ्री ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आर, सबसे पहले मैंने आपको बताया, देखो कॉर्पोरेट लेवल होता है, बिजनेस लेवल होता है और फंक्शनल लेवल होता है। तो ए इज द राइट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। देखो आगे ना यही क्वेश्चन, देखो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट था, पावर ऑफ सप्लायर्स था, ठीक है, कंपीटिंग राइवलरी अमंग कंपीटिंग फर्म्स ये भी था, राइवलरी अमंग स्टेक होल्डर्स नहीं था। तो सी इज द राइट आंसर। न्यू एंट्रेंट्स टू एन इंडस्ट्री आर मोर लाइकली व्हेन। अब न्यू बंदे एक इंडस्ट्री में कब आएंगे, देखो इट इज डिफिकल्ट टू गेन एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अगर यार वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी नहीं है तो वो वहां पे क्यों आएंगे, गलत हो गया। इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन द इंडस्ट्रीज आर हाई, वहां पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब पैसा लगाने की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, मतलब वहां पे एक कॉस्टली लगाना पड़ेगा तो भी लोग नहीं आएंगे, ठीक है, ये भी गलत हो गया। कैपिटल रिक्वायरमेंट इन द इंडस्ट्री आर हाई, कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा चाहिए तो भी लोग कम आएंगे। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इन द इंडस्ट्री इज लो, मतलब कि यार मतलब जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, वो मतलब जो कस्टमर है, ठीक है, उसको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ज्यादा नहीं है, मतलब आप जो भी प्रोडक्ट बनाओगे तो उसका डिमांड हमेशा रहेगा, ठीक है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि जैसे आपने एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया P1, दूसरी कंपनी P2 प्रोडक्ट बनाती है, इनमें डिफरेंस ज्यादा नहीं है, प्रोडक्ट मतलब आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स ही रहते हैं। तो एक मार्केट में जहां पे आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स ही रहेंगे वहां पे आपको मतलब प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान रहेगा, क्योंकि आपको उसके रिलेटेड रॉ मटेरियल मिलता रहेगा, आपके मतलब बंदे उसके रिलेटेड आपको अवेयर मिल जाएंगे, मशीन्स मिल जाएंगी, तो आप एक मतलब आसानी से वो इंडस्ट्री लगा सकते हो वहां पे, ठीक है। अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस एक्टिवेट इन द सीक्वेंस ऑफ, सबसे पहले देखो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग होती है, ठीक है, उसके रिलेटेड आप एक स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हो, फिर इसको इम्प्लीमेंट करते हो, फिर उसको कंट्रोल एंड एवेल्युएट करते रहते हो टाइम टू टाइम, ताकि आपकी स्ट्रेटजीज अच्छे से काम करती रहे। नेम द फैक्टर्स टेकन इनटू कंसीडरेशन इन इंटरनल एनालिसिस। देखो इंटरनल एनालिसिस में आप प्राइमरी एक्टिविटीज और सपोर्टिंग एक्टिविटीज दोनों को कंसीडर करते हो, ठीक है, वैल्यू चेन एनालिसिस में। तो फर्म रिसोर्सेज को भी करते थे, वैल्यू बेस्ड अप्रोच में देखो आपने फर्म रिसोर्सेज को भी यूज किया था। ऑब्जेक्टिव प्लान्स पॉलिसीज ऑफ द फर्म को भी आप मतलब कंसीडर करते हो। द टाइप ऑफ बिजनेस इन्वॉल्व को भी आप मतलब हर चीज को इंटरनल एनालिसिस में ये सारी चीजों को आप स्टडी करते हो, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स को नहीं करते, ठीक है, ये याद रखना आप। चलो, विच बिजनेस यूनिट जनरेट सब्सटेंशियल कैश सरप्लस ड्यू टू लो इंडस्ट्री ग्रोथ रेट एंड हाई प्रॉफिट शेयर। मैंने आपको एक बीसीजी मैट्रिक्स बनाया था, ठीक है, बीसीजी मैट्रिक्स में एक मैंने आपको काओ काओ बताया था, एक तो स्टार था, ठीक है, स्टार के बाद एक काओ था, ठीक है। काओ में क्या होता है कि आपका जो मार्केट शेयर है, ठीक है, मार्केट शेयर तो आपका मतलब अच्छा है, लेकिन इंडस्ट्री अब ग्रो करना बंद कर दिया है, इंडस्ट्री ग्रोथ रेट इज लो, बट आपका प्रॉफिट शेयर अच्छा है वहां पे, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि आपको जितना वहां से आप मतलब पैसा कमा सकते हो, आप ट्राई करते हो कि यार मैं उतना पैसा कमा लूं वहां से, ठीक है। तो उसको एक दूध देने वाली काऊ है कि जहां जितना दूध आप वहां से निकालना चाहते हो वहां से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो कैश काऊ बोलते हैं इसको हम। स्टार में क्या था कि आपकी मार्केट शेयर भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, और ग्रोथ भी मार्केट की बहुत अच्छी हो रही है, तो आप उसमें और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन इस केस में आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते क्योंकि इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट कम है, लेकिन आपका मार्केट शेयर इसमें अच्छा होने के कारण तो आपके कंपटीशन में मतलब आपका अच्छा है मतलब मार्केट में, ठीक है, तो आप प्रॉफिट वहां से निकाल रहे हो।
इन विच स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल द कंपनी टेक्स डिसीजन वेदर टू मेंटेन हार्वेस्ट और ड्रॉप द प्रोडक्ट। तो जिस स्टेज में आपने ये वाली सिचुएशन सोच के देखो, डिक्लाइन वाली, जब आपकी लो इन्वेस्टमेंट है और लो ग्रोथ रेट है, तो इस केस में आप क्या करोगे, आप वहां से पैसा निकाल लोगे। ठीक है, तो डिक्लाइन की स्टेज में का टोटल चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है, इसको आप अच्छे से पढ़ लो और मुझे लगता है कि इतना आपके लिए इनफ रहेगा। चलो ओके, खुश रहो, थैंक यू।